नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का आज हम अगला टॉपिक लेकर आए हैं, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। यह राजनीति विज्ञान के चैप्टर से लिया गया है, कक्षा 10वीं की पुस्तक से। इसके जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है, पुरुषों और महिलाओं के बीच समाज द्वारा तय की गई असमान भूमिकाएं, इसे लैंगिक विभाजन कहा जाता है। अगला प्रश्न, नारीवादी शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है ग, वह पुरुष या स्त्री जो महिलाओं के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है। पितृसत्तात्मक समाज से क्या अभिप्राय है? वह सामाजिक व्यवस्था जिसमें पुरुषों को अधिक महत्व और शक्ति प्राप्त होती है, उसे पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। तो फिर मातृसत्तात्मक समाज किसे कहेंगे? जिसमें माताओं को शक्ति प्राप्त हो। जैसे पहले के समय में जब सिंधु घाटी सभ्यता का काल हम देखें, तो उस समय जो है मातृसत्तात्मक परिवार हुआ करते थे। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कितनी है? पुरुषों से काफी कम है। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कितनी है? अब देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है साक्षरता दर 65.46% हो गई है। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर औसतन कितनी? औसत पूछा गया है, तो औसत जो है लगभग 76% है। समान मजदूरी अधिनियम 1976 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा, समान काम के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान मजदूरी देना। समान मजदूरी अधिनियम 1976 का यह मुख्य उद्देश्य है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण भारत के कुछ राज्यों में शिशु लिंगानुपात गिरकर कितना रह गया है? तो शिशु लिंगानुपात गिरकर 1000 से जो है 800 से 850 पर आ गया है। यानी 1000 जो है पुरुष बच्चों के जन्म पर 800 या 850 महिलाएं ही जन्म ले पा रही हैं। यानी बालिकाओं का जो शिशु लिंगानुपात है, वहीं से जो है आगे का फ्यूचर तय होता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं, पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? 1/3 आरक्षण जो है निश्चित किया गया है। भारत की राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का औसत सामान्यतः कितना है? 5% से भी कम राज्य की विधानसभाओं। निम्नलिखित में से किस देश के समूह में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक है? तो स्कैंडिनेवियाई देश स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जो है, इस देश के जो है समूह सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर ज्यादा है। पारिवारिक कानून के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सा विषय शामिल नहीं है? बैंकिंग और विदेशी ऋण इसमें शामिल नहीं है। बाकी पारिवारिक कानून में विवाह और तलाक आता है, गोद लेना का और उत्तराधिकार आता है, संपत्ति का पारिवारिक बंटवारा, ये सब पारिवारिक कानून के अंतर्गत आते हैं। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यह प्रसिद्ध विचार किसका था? महात्मा गांधी का। तो इस प्रश्न को आप याद रखिए, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। यह विचार महात्मा गांधी का था। अगला प्रश्न, गांधी जी के अनुसार राजनीति किस प्रकार के धर्म से निर्देशित होनी चाहिए? तो सही उत्तर है, सभी धर्मों से जुड़े सामान्य नैतिक और मानवीय मूल्यों से। अगला प्रश्न, सांप्रदायिकता का मुख्य आधार क्या है? तो धर्म को ही सामाजिक समुदाय या मुख्य और एकमात्र आधार मानना। सांप्रदायिक राजनीति कब शुरू होती है? जब राज्य की शक्ति का उपयोग एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने के लिए होता है। अगला प्रश्न,
सांप्रदायिकता का सबसे भयानक और विकृत रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? सांप्रदायिक दंगे, हिंसा और नरसंहार। भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो ये इसका उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो जब आप बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी भी पुस्तक को देखते हैं तो उसमें जो है भारत की प्रस्तावना लिखी होती है और उस प्रस्तावना के नीचे जो है संविधान संशोधन भी लिखे रहते हैं। यह वाला प्रश्न ESB द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पंथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन धर्मनिरपेक्षता को सही रूप से दर्शाता है? तो सही उत्तर है सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। जाति पदानुक्रम का क्या अर्थ है? तो विभिन्न जातियों की एक सीढ़ीनुमा संरचना जिसमें कुछ ऊपर और कुछ नीचे पायदान पर हैं। निम्नलिखित में से किन समाज सुधारकों ने भारत में जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए अथक संघर्ष किया? तो ये सभी नाम जितने भी दे रखे हैं सभी ने अथक प्रयास किए, जिनमें ज्योतिबा फुले, डॉक्टर BR अंबेडकर, महात्मा गांधी, पेरियार रामास्वामी नायकर और जो है ये नाम मुख्य ग वाला राइट है, उपरोक्त सभी। आधुनिक भारत में पारंपरिक जाति व्यवस्था के कमजोर होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा का प्रसार और पेशेगत गतिशीलता, ये सभी कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावों के दौरान भारतीय राजनीति में जाति का कौन सा रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो सभी रूप दिखाई देते हैं। उम्मीदवारों का चयन करते समय जातिगत गणित देखी जाती है। राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत भावनाओं को भड़काकर वोट बटोरा जाता है। एक जाति विशेष के मतदाताओं को लामबंद किया जाता है। जाति के अंदर राजनीति से क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ है कि हर जाति खुद को बड़ा दिखाने के लिए अपने अंदर उपजातियों को समाहित करने की कोशिश करती है। समान अधिकारों की मांग हेतु आंदोलनों के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक जीवन में किसकी भूमिका में सुधार हुआ है? तो महिलाओं की भूमिका में सुधार हुआ है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक रूप से जाति व्यवस्था मुख्य रूप से किस सामाजिक नियम पर टिकी हुई थी? अंतर्विवाह, केवल अपनी ही जाति में विवाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम के लैंगिक विभाजन का प्रत्यक्ष दुष्परिणाम क्या हुआ है? महिलाओं का कार्यक्षेत्र केवल घरेलू चार दीवारी तक सिमट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया है? तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं जो है रह गई हैं। तो भारत का जो लिंगानुपात है 1000:943 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश बौद्ध धर्म को अपने राजधर्म के रूप में विशेष संरक्षण देता है? तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म विशेष रूप से प्रचलित है। पाकिस्तान का आधिकारिक राजधर्म निम्नलिखित में से कौन सा घोषित किया गया है? इस्लाम धर्म को। भारत में कमजोर वर्गों SC और ST और महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? संवैधानिक रूप से सीटों का आरक्षण प्रदान करना। शहरीकरण के कारण भारत में जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? जातिगत दूरी और कठोरता में कमी आई। पेशेगत गतिशीलता का क्या अर्थ है? एक पेशे को छोड़कर दूसरा नया पेशा या व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, सांप्रदायिक सोच की पराकाष्ठा किस रूप में सामने आती है? इस विचार में कि दूसरे धर्म के लोग उसी देश में समान नागरिक बनकर नहीं रह सकते। अगला प्रश्न है, नारीवादी आंदोलनों ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पूर्ण समानता की मांग की है? तो उपरोक्त सभी में व्यक्तिगत, पारिवारिक जीवन, राजनीतिक, कानूनी समानता, रोजगार और शैक्षणिक अवसर। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण जो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म के आधार पर भेदभाव करने से
रोकता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सांप्रदायिकता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त माना जाता है? धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और समाज में सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे जिन्होंने सामाजिक समानता हेतु अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया? यह प्रश्न याद रखिएगा, डॉक्टर BR अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री। अगला प्रश्न, पितृसत्ता शब्द का शाब्दिक और व्यवहारिक अर्थ क्या है? पिता का शासन या समाज में पुरुषों का वर्चस्व और प्रधानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाएं औसतन पुरुषों से 1 घंटा रोज अधिक काम करती है, फिर भी उनके काम को अधिक महत्व नहीं मिलता। यह किसका उदाहरण है? यह जो है लैंगिक असमानता और घरेलू श्रम के अवमूल्यन का उदाहरण है। यानी घर पर जो काम किया जा रहा है उसमें जो अवमूल्यन हो रहा है, यानी कि उसका कोई महत्व नहीं है। अगला प्रश्न, राजनीति में धर्म के प्रयोगों के संदर्भ में गांधी जी का विचार क्या था? कि राजनीति धर्म की उच्च नैतिक आदर्शों और मूल्यों पर टिकी होनी चाहिए। अगला प्रश्न, जब चुनावों में किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक ही जाति के कई उम्मीदवार खड़े होते हैं तो सामान्यतः क्या परिणाम होता है? उस जाति के वोट आपस में विभाजित हो जाते हैं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सत्य शोधक समाज नामक सामाजिक संस्था की स्थापना किसने की? इस प्रश्न को आपको याद रखना है, महात्मा ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज नाम आते ही ज्योतिबा फुले नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के अधिकारों के लिए डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना की थी? 1930 में। तो याद रखना है आपको, डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना किसने की? डॉक्टर BR अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए, और 1930 में यह की गई थी। अगला प्रश्न है, यह कहना कि केवल जाति ही भारतीय राजनीति का मुख्य आधार है गलत क्यों माना जाता है? इसके सभी कारण दे रखें, क्योंकि कोई भी पार्टी केवल एक ही जाति के मतों से चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि मतदाता उम्मीदवारों के प्रदर्शन और नीतियों का भी आकलन करते हैं। अगला जो है, क्योंकि एक ही जाति के लोगों के आर्थिक हित भिन्न हो सकते हैं। तो ये सभी जो है मुख्य आधार हैं। अगला प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, भारत में सदियों पुरानी अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 17 के द्वारा। छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। जातिगत और लैंगिक असमानताओं जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? गुणवत्तापूर्ण और मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना। नारीवादी आंदोलनों की शुरुआत सबसे पहले विश्व के किस देश में मानी जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये असत्य वाला जो है इसको याद नहीं रखना है, बाकी सभी 3 उत्तर याद रखना है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? यह धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करता है, यह सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और राज्य का अपना कोई निजी आधिकारिक धर्म नहीं होता है। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष देश होने के बावजूद भारतीय संविधान राज्य को किस बात की अनुमति देता है? धार्मिक समानता, सामाजिक सुधार हेतु धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक राजनीति में जाति, धर्म और लैंगिक विभाजनों की अभिव्यक्ति का अंतिम लाभ क्या है? इसमें वंचित समूहों को अपनी बात रखने और न्याय पाने का लोकतांत्रिक अवसर मिलता है। तो इस वाले वीडियो में जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उनको आप याद रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।